हेलो। हम लोगों ने कुछ विचार किया था, धातुएं कितने प्रकार की हैं, धातु संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, और ये दसगणीय जो भेद किए गए हैं, ये भेद क्यों किए गए हैं, इनका तात्पर्य क्या है, ये 10 कैसे हैं, कौन कौन से हैं, और जो लकार हैं वो लकार किस अर्थ में आते हैं, किस धातु से आते हैं, धातु के जो सकर्मक अकर्मक की व्यवस्था है वो सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में लकार आते हैं, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में लकार आते हैं। ये चर्चा हुई। इसके बाद वर्तमान लट सूत्र का भी व्याख्यान हुआ, जिस पर हम लोगों ने विचार किया था। वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो प्रारब्धा परिसमाप्तत्व, जो कार्य प्रारंभ हो चुका हो लेकिन परिसमाप्त न हुआ हो, इस प्रकार का जो काल है उस काल का नाम वर्तमान है। जिस काल में कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन समाप्ति नहीं हुई, जैसे पाठ प्रारंभ हो चुका है, अभी समाप्ति नहीं है, इसका मतलब ये जो पाठ है ये वर्तमान काल में हुआ है। कल जो आपने पढ़ा था वो क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए वह काल वर्तमान नहीं था। अब वर्तमान नहीं है, वो भूतकाल हो गया। कल जो पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं, कल जो पढ़ेंगे वह काल भविष्य काल हो गया। बात समझे कि नहीं। इस प्रकार वर्तमान काल के लक्षण और भी सारे किए गए हैं, यहाँ पर भी लिखा है स्वध्वंस प्रागभाव अनधिकरण वृत्तित्व। समझे, स्वध्वंस प्रागभाव, इन दोनों का जो अनधिकरण हो, अर्थात उसमें उस काल का ध्वंस न हो और प्रागभाव भी न हो। समझे कि नहीं, प्रागभावानिधिकरण, स्वध्वंस प्रागभावानिधिकरण, अपने ध्वंस और प्राग भाव का जो अनधिकरण है, अनधिकरण काल है, वही वर्तमान है। जैसे जो क्रिया भी चल रही है, क्रिया चल रही तो ध्वंस नहीं हुआ है, और चूंकि क्रिया चल रही है इसलिए प्राग भाव भी नहीं। उत्पत्ति के पूर्व प्राग भाव रहता है, जब कोई कार्य उत्पन्न होने की स्थिति में, उत्पन्न हुआ नहीं है, उसके होने के पूर्व। जैसे कल हमको अध्ययन करना है, तो कल अध्ययन जो क्रिया होगी उसका प्रागभाव आज है, जब तक कि वो क्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है, तो उस क्रिया का क्या है, प्राग भाव है। और अभी जो हमने प्रारंभ किया क्रिया, उसका ध्वंस नहीं हुआ। ध्वंस कब होगा, जब वो क्रिया समाप्त हो जाएगी तो ध्वंस होगा। तो क्रिया का ध्वंस और प्राग भाव जहां न रहे, जिस काल में, जिस अधिकरण में न रहे, उसी को क्या कहते हैं, वर्तमान। उसी को प्रारब्ध और अपरिसमाप्त। तो प्रारब्ध कह दिया, इसका मतलब ध्वंस नहीं है। जब कोई चीज प्रारंभ है, अभी चल रही है, तो उसका ध्वंस कैसे होगा, बात समझेगा नहीं, इसलिए प्रारंभ। और अपरिसमाप्त, अपरिसमाप्त इसका मतलब अभी चल रही है, वो चल रही, इसका मतलब उसका प्राग भाव नहीं है, दोबारा नहीं हो रही है, वो चालू है। इसलिए दोनों जो हम कह रहे हैं, प्रारब्धा परिसमाप्तत्व अथवा स्वधंस प्राग भावानिधिकरण वृत्तित्व, ये जो बात हम कह रहे हैं वही है। समझे कि नहीं। इस प्रकार ये वर्तमान को आप समझे। फिर बताया था भू धातु का अर्थ जो है सत्ता है। सत्ता किसे कहते हैं, तो सत्ता के बारे में कहा आत्मधारणानुकूल व्यापार है, अर्थात धातु का जो अर्थ हुआ आत्मधारणानुकूल व्यापार। आत्मधारण माने स्वरूप धारण। जैसे आपसे पूछा जाए कि देवदत्त व्यक्ति क्या है, तो आप यही कहोगे ये देवदत्त जो मांसपिंड हमको दिखाई दे रहा है, इसको भी देवदत्त पद से व्यवहार करते हैं, यही देवदत्त है, और कौन देवदत्त है, आप समझे कि नहीं। तो उसने क्या कर रखा है, जैसे देवदत्ता भवती, अर्थात देवदत्त अपने स्वरूप को धारण करता है, उसकी सत्ता है, वो अपनी आकृति को धारण करता है, उसी का नाम है सत्ता, जिसकी प्रतीति अस्ति अस्ति करके होती है। सत, सत माने है, अस्ति, सतरूपेण जिसकी प्रतीति वही तो सत्ता है। जैसे देवदत्ता भवती, अर्थात
देवदत्तः अस्ति। इसलिए भवति और अस्ति क्रिया दोनों क्या है, समान है। आप बोलते हो भवति और अस्ति, तो भू सत्तायाम और अस धातु भूवि, अर्थात भू का जो अर्थ है वही अस का भी अर्थ है। जैसे बोलते हो अस्ति माने है, कोई चीज विद्यमान है, वैसे ही भवति का भी अर्थ वही है। इसलिए आत्मधारण अर्थात स्वरूप धारण, स्वरूप का जो आश्रय आश्रय करता है उसी को भवति शब्द से हम कहते हैं। उसी को माने एक परिशिष्ट परिलक्षित भाषा जो हम कहते हैं आत्मधारणानुकूल व्यापार। तो आत्मधारण माने स्वरूप धारण, ये फल है। और तदनुकूल व्यापार क्या है, उसके क्रियाकलाप है। अरे स्वरूप को धारण करने का मतलब क्या है, भाई चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा पी रहा है, सब उसकी स्थिति हो रही है। उसी रूप को जो है, वस्तुतः इनको ऐसे दिखा नहीं सकते। क्रिया कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम पिंडी भावन दर्शयितुम शक्य है। जैसे कोई गोला बना के दिखा दो, देखो ये क्रिया, भू क्रिया, ये पच क्रिया, ये क्या है, ये बुद्धि का विषय है। गुणभूतैरवयवै समूह क्रम जन्मनाम बुद्धिया प्रकल्पितो वेद क्रियेति विपतिष्यते। भर्तृहरि वाक्यपदियम में कहते हैं गुणभूतैरवयवै, गुणीभूत जो अवयव है, छोटी छोटी क्रियाएं। जैसे हमने बताया था आपको कल, जब पचती प्रयोग करते हैं तो वहां बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। चावल भीगना, चावल धुलना, चावल को गैस पे रखना, पानी डालना, चलाना, बार बार बीच में देखना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं को मिलाकर के उनको एक माना जाता है। गुणभूतई अवयवई समूह क्रम जन्मनाम अर्थात क्रमेण उत्पत्स्यमाना नाम, क्रम पूर्वक। पहले ऐसा नहीं कि पहले कोई जो है गैस चला दे उसके बाद में जाके चावल बीनना लगी, उसका क्रम है। पहले आप चावल साफ कर लेते हो, धुल लेते हो, उसके ऊपर बर्तन रख देते हो, तब जाके जो गैस चलाते हो, पानी डालते हो, चावल डालते हो, ये क्रम है। ऐसा पहले कोई नहीं करता, गैस चला दिया, गैस चालू है और इधर जो है चावल बीन रहा है अभी, फिर धुल रहा है, फिर उसको बर्तन में डालेगा, तब जाके गैस पे रखेगा। तो ऐसा उसमें व्यतिक्रम नहीं कर सकते। एक क्रम रूटीन बना हुआ है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। इसलिए क्रमेण समूह क्रम जन्मना, क्रम से उत्पन्न जो छोटे छोटे क्रियाएं, छोटे छोटे जो व्यापार है, इनमें बुद्धि के द्वारा एक मान, अभेद बुद्धि मानी जाती है, इनको एक मानते हैं। ये जितना व्यापार हमने किया सब एक है, बुद्धिया प्रकल्पितो भेद, तो उनको एक मान लेते हैं, उसी को क्रियापद से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की क्रिया कौन सी है, भू है, हो गई, उसको हम धातु शब्द से कहते हैं, भू धातु हो गई। उससे वर्तमान काल को हमको बताना है कि अर्थात ये भू धातु वर्तमान काल को कहे, तो वर्तमान काल की विवक्षा रहने पर ये भू धातु कैसी है, तो जो भू धातु है इसका अर्थ क्या है, आत्मधारणानुकूल व्यापार। तो जो फल है आत्मधारण और तदनुकूल जो व्यापार है वो एक ही व्यक्ति में रहता है। किसमें रहता है, एक ही व्यक्ति में। इसीलिए फल समानाधिकरण व्यापार वाचक होने के कारण भू धातु को अकर्मक कहते हैं। समझे कि नहीं, तो इसलिए अकर्मक धातु है। और अकर्मक धातु से लकार किस अर्थ में आते हैं, भावे कर्तरिच, अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरिच। अकर्मक धातु से या तो भाव में लकार आएगा या कर्ता में आएगा। तो ये आपकी विवक्षा होती है, भाव में आपको लाना है कि कर्ता में लाना है। तो यहाँ पर ग्रंथकार की विवक्षा है कर्ता में लकार आए, इसलिए कहा कर्तृविवक्षायाम, कर्तृविवक्षायाम भू ल इति स्थिते, अर्थात भू धातु से कर्ता अर्थ में लकार आवे तो लट लकार आएगा, तो कर्ता अर्थ में आएगा। इसका मतलब लट का अर्थ क्या होगा, कर्ता। लट का अर्थ वर्तमान भी है, कर्ता भी। समझे कि नहीं, जब कर्ता अर्थ में आएगा तो उसका अर्थ कर्ता भी है, और वर्तमान में आता ही है इसलिए वर्तमान भी। अब ये नहीं कहना एक के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं, जब एक व्यक्ति 4 रोटी खा सकता है तो एक आदमी के 2 अर्थ नहीं हो सकते। समझे कि नहीं, वो भी अपना जो है सामर्थ्य रखता है, कई सारे और भी अर्थ हो सकते हैं, वो तो अपना अपना सामर्थ्य। ठीक, इसलिए कर्तृविवक्षायाम भूल, क्योंकि लट किया था और लट में अकार और टकार की संज्ञा कर दी थी, अटऊ इतऊ, तो कहा था कि ल की भी कर दीजिए। बोले यदि ल भी चला जाएगा तो यह पता कैसे लेगा क्या है, यहाँ कुछ तो दिखना चाहिए।
इतना हम शुरू से कहते आए हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब क्या रहेगा? इसलिए ल को छोड़ दिया, उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम, तो स्थिति बन गई आपकी भू ल, उसी को लिखा भू ल इति स्थिति। अब अग्रिम सूत्र है तिप्तझी सिप्थस्थ मिव वसमस ता तान झ था सा थाम ध्वम इड वही मई, ध्वम इड वही मई, ये सूत्र है। और ये सूत्र तिंग प्रत्याहार का प्रतिपादन करता है। ये तिंग प्रत्याहार है। देखिए तिप्तझी में जो ती है, उस ती से लेकर के और महिंग, महिंग के ग तक क्या हो गया? ये तिंग प्रत्याहार। और तिंग प्रत्याहार में कितने आए? 18। ये अलग अलग है, इसमें तिप तस झी अलग अलग, आप इसको समझ लें। तिप तस झी सिप थस थ मिव वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इड, समझे कि नहीं? उसी इड में टा कर देते इट, उसको बोलते हैं इट वही और मही अर्थात मही। इस प्रकार ये 18 प्रत्यय हैं। ये 18 क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय के अधिकार में और प्रत्यय के स्थान पर भी आती। तो कहा एते अष्टादश लादेशास्यु, 18 है, गिनती करके गिन लिया है, इसलिए कहा एते अष्टादश लादेशा। लादेशा माने लकार स्थानिक आदेशा, चूंकि ये ल के स्थान पर होते हैं अतः इनको लादेश कहते हैं। ल के स्थान पर होने वाले आदेश का नाम लादेश है। देखा एते अष्टादश लादेशास्यु, ये 18 के 18 क्या है? लादेश है। अब आपको शंका हो सकती है, भाई स्थानीय आपका एक है ल, उस ल के स्थान पर 18 कैसे होंगे? ल के स्थान पर 18 कैसे हो जाएंगे? ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक आदमी के ऊपर 18 आदमी बैठ जाए, अरे एक बैठ जाए उसको उठा लेगा, दो बैठ जाए थोड़ा पहलवान होगा तो उठा लेगा, तीन भी उठा लेगा, और उससे ज्यादा बैठ जाएंगे तो क्या करेगा? तो वही कहा एक ही स्थानीय है और एक ही स्थानीय के स्थान पर 18 18 हो जाए, ये कैसे संभव है? बात समझे कि नहीं? तो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं आगे, उनको बांटते जाएंगे, उन 18 का विभाग करते जाएंगे। 18 को पहले दो भागों में बांटेंगे, दो को फिर और भागों में बांटेंगे, फिर उनको और अवान्तर भागों में बांटेंगे। वो बांटते 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 बस एक ही रह जाएगा और वो एक के स्थान पर एक होगा। बात समझे कि नहीं? तो पहले कह दिया एते अष्टादश लादेशास्यु, बात समझे कि नहीं? ये एक के स्थान पर 18 18 क्या होते हैं? लादेश होते हैं। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर एक टिप्पणी में नीचे लिखा है, देखिए आप गीता प्रेस वाली में 3 नंबर पर, ननु एकस्य लस्य स्थाने कथम अष्टादशादेशा भवेयुः, एक ही ल के स्थान पर 18 किस प्रकार हो जाएंगे? कैसे? ये तो बड़ी नाइंसाफी है, एक के स्थान पर 18। तब कह रहे हैं इति चेत, यदि ऐसी बात आपको लगती है तो कहा प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्यायेन प्रधानादेशानुरोधेन एकस्यैव लस्य पुनः पुनः उच्चारणः। देखिए प्रति प्रधानम गुणावृत्ति, इस बात को ऐसे समझें जैसे आप किसी स्थान पर बैठे और उस स्थान पर बैठे हैं आप, वहां पर पहले कोई आपसे सीनियर व्यक्ति या आप जिसका सम्मान करते हैं या जो सम्मान योग्य है वो व्यक्ति आ जाए, तो क्या होता है? आप उसको स्थान देते हैं या खड़े होते हैं, जो भी करें आप उसका अभिवादन करें। तो एक आया, एक बार आप खड़े हो गए, एक बार अभिवादन कर दिया। यदि उसी तरीके का दूसरा व्यक्ति आया तो दोबारा भी उठोगे कि नहीं? दोबारा अभिवादन करोगे। तीसरा आएगा तो 3 बार उठोगे। यदि ऐसे अभिवादन के योग्य व्यक्ति बार बार आते हैं, 50 आ जाए, तो आपको दिन में 50 बार ही उठना पड़ेगा। और समझे नहीं? तो होता क्या है, वो जो प्रधान व्यक्ति है उसके अनुसार हम अपनी क्रिया करते हैं, प्रधान के अनुरोध से।
जो सम्मानित व्यक्ति है, चाहे वो 10 रहे, चाहे 11 रहे, चाहे 1 रहे, जितनी बार आएगा उतनी बार हमको थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे। जैसे अध्यापक लोग होते हैं, प्राचार्य जी आए, हाँ जी, वे ऐसे हो गए। तो ये सम्मान की दृष्टि होती है। अब वो 10 बार आएगा तो 10 बार ही ऐसे करना पड़ता है, या खड़े होना पड़ता है, सम्मान करना है भाई। तो ये क्या है? ये न्याय है। प्रति प्रधानम गुणावृत्ति, एक एक प्रधान के लिए यदि आपके सम्मानित सदस्य 10 है तो 10 के लिए वही आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे, और समझे इसको, किसी मंच पे 10 लोग बैठे, तो या तो आप किसी का सम्मान मत करिए या फिर आपको 10 का सम्मान करना पड़ेगा। यही तो होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रधान है। यदि एक का भी नहीं करोगे तो कह देगा इसने हमारा अपमान कर दिया है, अस्याम सवायम न अहम भविष्यामि, अब मैं सभा में नहीं रहूंगा, निकल रहा हूं, तुरंत बोल देंगे। इसलिए प्रति प्रधानम गुणावृत्ति, प्रत्येक प्रधान के लिए जो गुण होते हैं, अर्थात जो गौण होते हैं अथवा जो न्यून होते हैं, वो आवृत्ति अर्थात उनका बार बार आवर्तन होता रहता है। वैसे हम क्रियाएं करते रहते हैं उसके सम्मान के लिए, तो वैसे ही स्थानीय 1 है और आदेश कितने हैं? 18। आदेश प्रधान है, जो तिप्तस जी इत्यादि ये क्या है? प्रधान है। क्यों प्रधान है भाई? इन्होंने ऐसा कौन सा गांव के गांव बसा दिए, गांव चला दिए, प्रधान कैसे हो गए? तो इनको ये कहिए, क्योंकि तिप्तस जी का प्रयोग लोक में होता है। लोक में भवती, भवतः, भवंती, तिप्तस जी का प्रयोग कहां हो रहा है? लोक में होता है। लेकिन ल का प्रयोग कोई नहीं कहता भूल, देवदत्ता भूल, फिर देवदत्ता भूल ऐसे कहता? देवदत्ता भूल, देवदत्ता भूल, ऐसा नहीं। देवदत्ता भवती, देवदत्ता भवतः, ऐसा कोई बोलेगा? क्योंकि ये लोक में प्रयुक्त है, इसलिए ये क्या है? प्रधानीभूत है। कौन? तिप्तस जी जो आदेश है, ये हो गए प्रधान। और ल क्या है? लोक में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए क्या है? वो गुण है। तो जब जब कोई आदेश आएगा, जब जब कोई आदेश आएगा, तब तब क्या होगा? जो गौण पुरुष है या गौण व्यक्ति, उसकी आवृत्ति अथवा गौण कार्य की आवृत्ति होती रहती है। तो ती आया तो ल उसके साथ साथ जाएगा, अर्थात ल के स्थान पर ती होता है। तस आया तो तस के अनुरोध से ल की फिरावृत्ति होगी, अर्थात तस के स्थान, तस जो ल के स्थान पर होता है। झी जब आएगा तो उसके अनुसार उसकी आवृत्ति होगी, अर्थात बार बार उसकी आवृत्ति होती रहेगी। उसी को कहते हैं प्रति प्रधानम गुणावृत्ति। प्रत्येक प्रधान के लिए गुण की अर्थात गौण कार्य की जो आवृत्ति है, बार बार गुण को हम कहना पड़ेगा। समझे नहीं? जैसे आपके उच्च अधिकारी आए और आपसे पूरा ब्यौरा मांगे, तो एक बार प्रिंसिपल आए, आप आपसे पूछे आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं? कहोगे 10 छात्र हैं। फिर और उच्च अधिकारी आए, एडी आए, आपके कक्षा में कितने छात्र हैं? बताओ कितने? 10 हैं। बोले मैंने तो प्रिंसिपल को बता दी, अब नहीं बताऊंगा। ऐसे कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए प्रति प्रधानम गुणावृत्ति, आपको बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रधान है वो, आपका अधिकारी है। बात समझे नहीं? इसलिए प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्याय न प्रधानादेशानुरोधेन, प्रधान आदेश के अनुरोध से एकस्यैव लस्य, एक ही लकार की क्या होती है? बार बार उच्चारण होता रहता है, आवृत्ति होती रहती है। इसीलिए 18 प्रधान है, 18 क्या हो जाते हैं? आदेश हो, स्थानीय हो जाते हैं, ल हो जाते हैं। तो एक के स्थान पर एक नहीं रहा ना, एक के स्थान पर एक नहीं रहा, अब अलग अलग हो गए। एक के स्थान पर एक रहा, एक के स्थान पर 18 नहीं रहे। 18 आदेश और 18 क्या हो गए? स्थानीय, ल हो गए। फिर भी ये तो ल के स्थान पे होते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन वहां पर विवक्षा, ये तिप्तस जी कुछ विशेष अर्थ को कहते होंगे, इनकी कुछ विशेष संज्ञाएं होंगी, उनको बताने के लिए अग्रिम सूत्र है लह परस्मयी पदम। लह परस्मयी पदम का लह षष्ठ्यंत है, अर्थात लादेशा, लकार स्थानिक आदेशा, प्रथमांत मानेंगे तो लादेशा, समझेंगे नहीं? लादेशा इसलिए प्रथमांत से कर दे रहा है। लह प्रथमांति मानिए, क्योंकि संज्ञा सूत्र है। लह और परस्मयी पदम, लह ये संज्ञी पद है और परस्मयी पदम ये संज्ञा पद है, अर्थात ल का अर्थ हो गया लादेशा। लकार के स्थान पर होने वाले जो आदेश है उनका नाम परस्मयी पद है। क्या है? परस्मयी पद। ठीक। और उसके बाद इसका मतलब देखिए 18 है, ल के स्थान पर ही आती, इसलिए 18 का नाम पहले क्या हुआ? पहले सामान्य नाम क्या हुआ? परस्मयी पद।
फिर कह रहे हैं तंगानऊ आत्मनेपदम, तंगानऊ आत्मनेपदम, तंग और आन, आनऊ दो वचन हो तो आनऊ में आन शब्द जो है दो जगह मिलता है। सानच एक प्रत्यय है उसमें भी आन बचता है, एक कानच प्रत्यय है उसमें भी आन बचता है, इसलिए आन से दोनों का मतलब हो गया। और उसी को स्पष्ट कर दिया वृत्ति में, तंग तंग प्रत्याहार और सानच कानचौ। तंग प्रत्याहार कहां से कहां तक है? देखिए मध्य में त से लेकर के ता ताम झ में लिखा है ना, तो त से लेकर के महिंग के ङ तक हो गया तंग, इसको क्या कहेंगे? तंग। ठीक, तंग प्रत्याहार अर्थात 9, त से लेकर के महिंग तंग कितने हैं? 9 है। त आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वही महिंग, ये 9। और सानच कानच, सानच भी प्रत्यय है और कानच भी प्रत्यय है, समझ नहीं? च एतत् संज्ञास्यु, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। और यह सूत्र पूर्व संज्ञा का अपवाद करता है, क्योंकि प्रथम सूत्र के द्वारा सामान्यतया 18 का नाम परस्मयी पद रखा जा रहा था। 18 का नाम क्या रखा जा रहा था? परस्मयी पद। अब इसने विशेष कह दिया कि उन 18 में से जो तंग है 9 और सानच कानच, इनका नाम क्या होता है? आत्मनेपद। और ये जो संज्ञा है पूर्व संज्ञा को रोक देगी, अर्थात तंग की परस्मयी पद संज्ञा नहीं होगी। तो जितने की आत्मनेपद हो गई उससे अतिरिक्त की क्या होगी? परस्मयी पद होगी। इसका मतलब जो तंग है उन 9 को आत्मनेपद में समझिए और उससे पहले तक वस मस यहां तक परस्मयी पद समझिए। अभी यही बात समझ में आई? क्या तंग प्रत्याहार सानच कानचौ च एतत् संज्ञा स्यु पूर्व संज्ञा बाद। तो 2 संज्ञाएं हो गई। तो तिप्तस जी के 2 भेद कर दिए, एक तिप्तस जी सिप्तस्थ मिव वस मस, ये 9 अलग कर दिए। और पीछे के तादि जो है ये 9 अलग कर दिए। प्रथम जो है 9 उनका नाम परस्मयी पद है और द्वितीय जो 9 है उनका नाम आत्मनेपद है। तो ये आत्मनेपद संज्ञा है किसकी? प्रत्ययों की, लादेशों की, किवादियों की। अब पूछा जाएगा कहां परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं और कहां आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं, अर्थात किस प्रकार की प्रकृति से परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आती है और किस प्रकार की प्रकृति से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा क्या है? आत्मनेपद, परस्मयी पद, धातुओं की संज्ञा नहीं है ये। किसकी संज्ञा है? प्रत्ययों की संज्ञा। कहा ना, लादेशा परस्मयी पद संज्ञा से, और लादेशा जो तंग आदि है वो आत्मनेपद संज्ञा से। तो लकार स्थानक जो आदेश है तिवादी प्रत्यय, उन्हीं का नाम परस्मयी पद और आत्मनेपद है, धातु का नाम नहीं है। लेकिन व्यवहार क्या करते हैं हम? ये परस्मयी पदी धातु है, ये आत्मनेपदी धातु है, ये उभयपदी धातु है, ऐसा ही व्यवहार होता है। आप कहते हो नहीं ये धातु कैसी है? परस्मयी पदी। तो वहां धातु में परस्मयी पदी व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि उस धातु में परस्मयी पद प्रत्यय लाने की योग्यता है, इसलिए उस धातु को परस्मयी पदी कहते हैं। परस्मयी पदम अस्य अस्ति, असौ परस्मयी पदी। समझ गए? जैसे दंड अस्य अस्ति दंडी, तो परस्मयी पद है जिसके जिसके लिए, जिसके पास, जिसका संबंधी, उस धातु को क्या कहेंगे? परस्मयी पदी धातु, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु। वस्तुतः ये परस्मयी पद और आत्मनेपद संज्ञा प्रत्ययों की है, क्योंकि उन प्रत्ययों को लाने की योग्यता उन धातुओं के पास में है, इसलिए उन धातुओं को उस रूप में परस्मयी पदी धातु, आत्मनेपदी धातु इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब किससे परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, किससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, किससे दोनों संज्ञक प्रत्यय आते हैं, उनको अब अग्रिम सूत्रों में बता रहे हैं। देखिए अब कह रहे हैं अनुदात्त गित आत्मनेपदम, अनुदात्त गित आत्मनेपदम, अनुदात्त, अनुदात्तेत उसी को कहेंगे अनुदात्त है इत संज्ञा, इत संज्ञक जिसका, उसको बोलते अनुदात्तेत। गितश्च, गित माने
नकारः इति यस्य, उसको गित कहेंगे, ऐसी जो धातु, इसलिए अनुदात्त गितः में है ना, अनुदात्तश्च गितश्च इति अनुदात्त गितौ, तौ इतौ यस्य, तौ इतौ यस्य, वे दोनों हैं इत संज्ञक, अर्थात इत का प्रत्येक में अन्वय, इत शब्द का प्रत्येक में, अर्थात अनुदात्तेत गित, अनुदात्त भी जिसका इत संज्ञक हो अथवा गित जिसका इत संज्ञक हो, गकार जिसका इत संज्ञक हो, ऐसी जो धातुएं रहेंगी उनसे आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आती है। आत्मने पदम से आत्मने, आत्मने पद संज्ञक प्रत्ययासु, बात समझे। धातु कैसी हो, अनुदात्ते, अनुदात्त समझते हैं किसे कहते हैं, नीचैर अनुदात्त, पीछे आप पढ़े सूत्र, उच्चैर उदात्त, समाहार स्वरित, उन्हीं को स्मरण करा रहे हैं। तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित अच के ही तो भेद है। इसका मतलब उन धातुओं में जो अच है वो या तो अनुदात्त है, और यदि उसकी इत संज्ञा होती है तो उसको अनुदात्तेत कहते हैं, कहीं उदात्त है तो उसको उदात्तेत कहते हैं उसकी इत संज्ञा होने पर, कहीं स्वरित इत संज्ञक है तो उस धातु को स्वरितेत कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये आपको आगे जहां जहां स्थान ये धातुएं आएंगी वहां सब जगह मिलता जाएगा। तो स्थिति बता दी, अनुदात्तेत जो धातु, ऐसी धातु जिसमें अनुदात्त इत संज्ञक होता है, अनुदात्त इत संज्ञक होता है, अथवा ऐसी धातु जहां गकार इत संज्ञक होता है, जहां गकार इत संज्ञक होता है उनसे क्या होता है, आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, स्वरित हित कर्तव्यप्राय क्रियाफले, उसमें भी देखिए स्वरित और हित, इसी को स्वरितेत हितश्च, स्वरित जिस धातु का इत संज्ञक हो, जिस धातु का स्वरित इत संज्ञक हो, अथवा य च छ ज झ य, चवर का पंचम अक्षर जो य है वह यदि इत संज्ञक हो तो भी धातु से आत्मनेपद होता है। दो ही निमित्त पहले दिए थे, अनुदात्तेत और गित, उनसे भी आत्मनेपद होता है। दूसरा यहाँ पे दे रहे हैं स्वरितेत और यित, इनसे भी आत्मनेपद होता है, लेकिन इसके साथ में एक नियम लगा दिया, एक कुछ जोड़ दिया, क्या, यदि धातु स्वरितेत है और यित है उससे आत्मनेपद तो होगा, लेकिन परिस्थिति क्या होनी चाहिए, कर्तृगामिनी क्रियाफले, कर्तृगामिनी क्रियाफले, अर्थात क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम क्रिया करते हैं, जरूरी नहीं है उसका फल आपको प्राप्त हो। आप यदि किसी के यहाँ भोजन बनाने की नौकरी करते हैं तो जरूरी थोड़ी आपको भोजन मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो भोजन किसके लिए बनाएंगे, भाई जिसके नौकरी कर रहे हैं उसके लिए भोजन बनाएंगे। तो आपने क्रिया की लेकिन फल किसको मिला, दूसरे को। लेकिन वही भोजन आप अपने लिए बनाते हैं, वही भोजन यदि आप अपने लिए बनाते हैं, भोजन को आप खाते हैं, तो वो क्या हो गया, जो आपने पाकक क्रिया की उसका फल आपको मिल गया, बात समझे कि नहीं। तो क्या हो गया, वो कर्तृगामी क्रियाफल, जिसने क्रिया की उसी को फल की भी प्राप्ति हुई। तो यदि जो क्रिया कर रहा है और फल की प्राप्ति भी उसे हो रही है, इस प्रकार की यदि स्थिति है और धातु यदि स्वरितेत है अथवा हित है तो उस धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होती है। जैसे, और इसको स्पष्ट करें, आप एक धातु समझिए डुक्रिय करणे, क्रिय जिसको हम बोलते हैं, क्रिय में यह की संज्ञा होती है, तो जो क्री धातु है वो हित है, क्या है, हित। अब आप बोलते हो करते हैं, जैसे आप नित्य प्रति संध्या वंदन करते करते हैं कि नहीं करते, या कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प आप बोलते हैं, तो दो पद प्रयोग होते हैं उसमें, करिष्यामि और करिष्ये, करिष्यामि और करिष्ये। अब यदि आप संध्या वंदन अपने लिए करते हैं, अर्थात उस संध्या वंदन का फल आपको प्राप्त होता है, तो आप क्या प्रयोग करते हो, करिष्ये, आत्मनेपद का प्रयोग करते हो, संध्या वंदनम अहम करिष्ये। और जब अभिषेक करते हो, षडंग रुद्राभिषेकम अहम करिष्यामि, यजमान को उद्देश्य करके, यजमान का कल्याण हो जाए, यजमान के पुत्र पौत्र आदि धन समृद्धि हो जाए, इस उद्देश्य से यदि कोई आप अनुष्ठान करते हैं
तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, अहम करिष्यामि, अर्थात क्रिया तो मैं कर रहा हूं लेकिन इसका फल किसको मिलेगा, दूसरे को, इसलिए उसका नाम परस्मयी, ध्यान दीजिए, परस्मयी, दूसरे के लिए, और आत्मने इधर अपने लिए, समझे कि नहीं, जब कोई चीज अपने को, फल अपने को मिलना हो तो आत्मने, और दूसरे के लिए करना है तो परस्मयी। तो ये केवल स्थिति किसमें है, यदि धातु स्वरितेत है, धातु क्या है, यदि स्वरितेत है अथवा हित है, वैसी धातु में यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होगा, क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होगा तो वहां पर आत्मनेपद होगा, और यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता है तो आत्मनेपद होंगे, परस्मैपद होगा। जैसे करिष्यामि, यदि उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे पच धातु है, डुपचस पाके, डुपचस, तो पच धातु यदि आप दूसरे के लिए पकाओगे, दूसरे के लिए पकाओगे तो तब भी पचती प्रयोग करती है कि नहीं, डुपचस, और अपने लिए पकाते हो तब भी पचती प्रयोग करती है। अंतर क्या दोनों में, अंतर बस यही समझना है, जब उसका फल को देख करके हम करेंगे कि ये फल किसको मिल रहा है, तब आपको समझना है ये क्या बात है, बात समझेगा नहीं, कि ये फल यदि अन्य के लिए प्राप्त है तो इसका मतलब यही परस्मै पद है, और अपने लिए ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसमें न तो स्वरित है न हित है, इसलिए उस धातु में दोनों प्रत्यय नहीं आते, प्रयोग होता है। अब आपसे कोई कहेगा कि भवती का आत्मनेपद के रूप सुनाइए, भवती के आत्मनेपद के रूप सुनाइए, तो कैसे सुनाएंगे भाई, उस भू धातु में उस प्रकार की स्थिति नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी धातुओं में ये प्रयोग किया जाए, आत्मनेपद और परस्मैपद पद, अन्य के लिए करेगा तो परस्मैपद पद, अपने लिए करेगा तो आत्मनेपद, बात में नहीं, पचती आप प्रयोग करती है ना, पचती पचती दोनों प्रयोग हो जाते हैं, त्वरित होने से क्या होता है उधर, जब अपने लिए होता है तो पचती या पचामी, दूसरे के लिए तो पचते, भोजनम पचते इत्यादि प्रयोग करती, लेकिन भू धातु का प्रयोग करना होगा तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्वरितेत है अथवा हित है, तो वहां पर ये केवल भवती ही प्रयोग होता है, तो वहां पर ज्ञान कैसे होगा कि ये दूसरे के लिए है कि अपने लिए है, तो आप फल को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये दूसरा यदि ले रहा है इसका मतलब परस्मैपद पद है, अपने लिए हो रहा है इसका मतलब आत्मनेपद पद है, तो ये लक्षण को देख करके हमको व्यवस्था करनी है, बात समझ में आ गई। स्वरितेतो हितश्च, स्वरितेत जो धातु है, हित जो धातु है, उनसे भी आत्मनेपद होता है, लेकिन कर्तृगामिनी क्रियाफले, यदि क्रियाफल कर्तागामी हो, कर्ता को प्राप्त होता हो तो। अब ये हो गए आत्मनेपद के निमित्त, क्या क्या, अनुदात्तेत, गित, स्वरितेत, यित, और उसमें विशेषण लगाए कर्तृगामिनी क्रियाफल, ये निमित्त किसके हैं, आत्मनेपद के, और इससे भिन्न जो भी निमित्त रहे वो सभी किसके रहे, परस्मैपद के, इसलिए सूत्र बना दिया शेषात कर्तरि परस्मैपदम, शेषात अर्थात शेष कौन है, जो आत्मनेपद के निमित्त नहीं है, अर्थात अनुदात्तेत से भिन्न, गित से भिन्न, स्वरितेत से भिन्न, हित से भिन्न जितनी धातुएं हैं उनसे, उन सभी धातुओं से कर्तार्थ में क्या होंगे, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होंगे, बात समझ में आ गई, इसलिए कह दिया आत्मने पद निमित्त ही ना, आत्मने पद के निमित्त नहीं है जिन धातुओं में, ऐसी धातुओं को आत्मने पद निमित्त ही धातु कहेंगे, इसलिए आत्मने पद निमित्त ही धातो कर्तरी अर्थात कर्तर्य अर्थे परस्मै पदम से क्या होगा, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आएगी, क्योंकि यहाँ कर्ता की विवक्षा है सब जगह, तो कर्ता में ही आपने ल किया, उस ल के स्थान पर भी आदेश करने, तो ये तो हो गई संज्ञा, अष्टादश सूत्रों के दो भेद हो गए, अष्टादश जो प्रत्यय के दो भेद, परस्मै पद और आत्मने पद। अब भू धातु कैसी है, भू धातु न तो अनुदात्तेत है, न ही गित है, ना ही स्वरितेत है, और ना ही हित है, इसलिए इसमें कोई भी आत्मने पद का निमित्त नहीं, अतः ये धातु आत्मने पद के निमित्त से हीन है, अतः आत्मने पद के निमित्त से हीन होने के कारण
आत्मनेपद के आत्मनेपद से निमित्तों के हीन होने के कारण इससे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे। क्या आएंगे? परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय कितने हैं आपके पास में? 9। तो 9 आएंगे। तो 9 को किस तरीके से लाना है? तो आगे भी उनकी व्यवस्था करने के लिए सूत्र है तिंगस्त्रीण त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा। बात समझे कि नहीं? तिंग त्रीण त्रीण, तिंग के 3 3। तो ये जो सूत्र है ये सामान्य है, ये केवल परस्मय पद और आत्मनेपद के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए इसमें तिंग का शब्द का प्रयोग किया है। तिंग के 3 3। तो तिंग कौन है? पूरा अष्टादश जो प्रत्यय है वो तिंग है, उनके 3 3 त्रिक त्रिक बनाइए। त्रिक त्रिक जैसे तिप्तस जी 1 3 हो गए ना, तिप्तस जी 3, सिप्तस 3 है ना, मिब्बस मस 3, तो आकाम झ 3, तास आकाम ध्वम 3 और इट वही मई 3। इसी कहते तिंग त्रीण त्रीण पदया है। तिंग तिंग उभयो, उभय से परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों समझ लें। तिंग उभयो है। त्रिका त्रिका, त्रिक त्रिक। तो पहले जो 9 है उनके 3 तिप्तस जी सिप्तस मिब्बस मस, इस तरीके से बात समझ में आ गई। और इनको क्या करना है? पदयो त्रिका क्रमात् एक संज्ञासी, उनकी क्रम से क्या क्या संज्ञा करनी है? प्रथम मध्यम उत्तम। तो पहले 3 की, तो अर्थात परस्मय पद में जो पहले 3 है उनका प्रथम, परस्मय पद में जो पहले दूसरे हैं उनको मध्यम, परस्मय पद में जो तीसरे हैं तीसरा त्रिक है उसको उत्तम। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए कह दिया तिंग भयो, तिंग से तात्पर्य दोनों में, अर्थात परस्मय पद में भी और आत्मनेय पद में भी। तिंग भयो, उसमें जो 3 3 का जो त्रिक है उस त्रिक में क्या करना है? इनकी क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा करनी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बात समझे कि नहीं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार संज्ञाएं की गई। इसके बाद सूत्र देखिए, तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तानी, तानी माने अभी जो हमने संज्ञाएं की प्रथम मध्यम और उत्तम, यही है तानी। उसी को कहा लब्ध प्रथमादि संज्ञानी। जो प्रथमादि संज्ञाओं को प्राप्त कर गए, प्रथमादि संज्ञानी जो क्या कर गए हैं? प्रथमादि संज्ञाओं को प्राप्त कर गए हैं। ऐसे तिंग के जो 3 3 हैं, अर्थात जैसे प्रथम संज्ञा को प्राप्त कौन किया? तिप्तस जी। मध्यम संज्ञा को प्राप्त कौन किया? मिब्बसमस सिप्तस्थ, तिप्तस जी सिप्तस्थ। उत्तम संज्ञा को प्राप्त कौन किया? मिब्बसमस। वैसे उधर भी त आकाम झ, उसी को कह रहे हैं लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तिंगस त्रीण त्रीण। तिंग के जो 3 3 है उसमें तो पहले 3 जो है तिप्तस जी में, त्रीण त्रीणी प्रत्येकम, उन 3 में प्रत्येक की, अर्थात प्रथम में 3, मध्यम में 3 और उत्तम में 3, प्रत्येक 3 3 की क्या करनी है? एक वचन, एक वचनादि संज्ञानी स्यु, उनकी क्या होंगी? एक वचनादि संज्ञा। उसी को एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एक माने एक एक करके, अर्थात प्रत्येक की क्रमशः। तो जैसे पहले 3 है उसमें पहले की एक वचन, दूसरे की द्विवचन और तीसरे की बहुवचन, क्रमशः संज्ञा करनी है। तो तिप की जो है एक वचन, तस की जो है द्विवचन और झी की जो है बहुवचन संज्ञा होगी। उसी को सूत्र सही देखिए, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एकशः। तानी माने पूर्वोक्तानि संज्ञानी एकशः द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। अर्थात प्रथमा में जो 3 है, प्रथम पुरुष में जो 3 है
उनको क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम में जो 3 है उनको भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम में भी जो 3 है उनको भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये संज्ञाएं होती हैं। बात समझे कि नहीं? अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने के बाद अग्रिम सूत्र देखिए। अब अभी तो केवल नामकरण चल रहा है, पहले परस्मैपद पद, फिर आत्मनेपद पद, फिर उनके एक एक की प्रथम, मध्यम, उत्तम, और एक की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये संज्ञाएं हुई। अभी निश्चित नहीं हुआ अभी क्या करना है, कौन सी जगह कौन सा लेके आना है, उसकी भी अभी व्यवस्था कर रहे हैं। सूत्र है युष्मद्दी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः। ये सूत्र बहुत विचारणीय है, पहले इसको आप समझ लें। युष्मदी उपपदे अर्थात युष्मद शब्द के उपपद रहने पर, युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे, तो समानाधिकरण ये किसका विशेषण है? युष्मदी उपपदे। समझे कि नहीं? इसलिए समानाधिकरण युष्मदी उपपदे, समानाधिकरण युष्मद शब्द के उपपद में रहने पर, समानाधिकरण युष्मद शब्द के उपपद में रहने पर। अब समानाधिकरण युष्मद पद के, युष्मद शब्द के उपपद में रहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो पहले समानाधिकरण शब्द को समझिए। समानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो यहाँ समानाधिकरण शब्द का अर्थ है समानार्थ वाचकत्वम, एक अर्थ, समान अर्थ। अर्थात तिंग का जो अर्थ हो वही युष्मद शब्द का यदि अर्थ है, उसी को कहा गया है यहाँ वृत्ति में तिंग वाच्य जो कारक, तदवाची जो युष्मद। तिंग वाच्य जो कारक और तदवाची जो युष्मद शब्द। जैसे तिंग का अर्थ यदि क्या है? कर्ता है। यदि उसी कर्तार्थ को कौन कहता हो? युष्मद शब्द कहता हो। बात समझे कि नहीं? उसी को कहेंगे समानाधिकरण युष्मद। इसको क्या कहेंगे? किसका समानाधिकरण? तिंग का समानाधिकरण। इसलिए इसको कह रहे हैं तिंग वाच्य कारक वाचनी, तिंग वाचक कारक वाचनी युष्मदी। तिंग हो गए तिवादी प्रत्यय, उनसे वाच्य जो कारक कर्ता ये तो है, वही अर्थ यदि किसका है? युष्मद का है, तो वो युष्मद कैसा हुआ? समानाधिकरण युष्मद, इनका समानाधिकरण युष्मद। हो सकता है हमारा ये पार्ट बंद हो जाए क्योंकि मैसेज आ गया 2 GB पूरा खत्म हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। जहां बंद हो जाएगा तो वहां उसको बंद ही समझना फिर। तिंग वाच्य कारक वाचनी अर्थात तिंग का जो वाच्य अर्थ कर्ता कर्मादि, वही यदि युष्मद शब्द का वाच्य है तो वो हुआ समानाधिकरण युष्मद, उसके उपपद में रहने पर। इस प्रकार का यदि युष्मद शब्द उपपद में अर्थात समीप में उच्चरित है, समीप में
हेलो, कोई दिख नहीं रहा है। आवाज आ रही हो तो आप लोग एक एक करके इसमें से वही मीटिंग खत्म करना है, ये बंद भी नहीं हो रहा है, नहीं तो ये चालू ही रह जाएगा पूरा। अगर आज आ रही है तो आप उसमें से ये बनना पड़ेगा।